चलिए, कल वाला टॉपिक में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो मैम। स्कीम, स्कीमा, अनुकूलन। अनुकूलन में हम लोग के अनुकूलन के कितने भागों हैं बताइए तो? प्याजे जी ने अनुकूलन को कितने ये तो भागों में दो डिवाइड भाग में किया है? मैम। 2 भाग में मैम। कौन कौन से? कौन कौन से हैं? मैं कमोडेशन और एक नाम? असेंबली असेंबलीशन मैम। ऐसे एसेमिलिएशन, जी। ठीक है। एसेमिलिएशन एंड एकोमोडेशन, ठीक है। ये 2 भागों में डिवाइड किया गया है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण, ठीक है। बालकों में कंजर्वेशन का भी गुण जो होता है एक स्टेज में आता है, ठीक है। जैसे कि प्याजे जी ने 4 फोल्डेड थ्योरी दिया है, उस 4 फोल्डेड थ्योरी में वो 4 स्टेज है। उस 4 स्टेज में बालकों के किसी एक स्टेज में आपका अनुकूलन की क्षमता आ जाएगी, किसी स्टेज में आपका स्कीमा बन जाएगा, किसी स्टेज में हम लोग का संरक्षण का गुण आ जाएगा, किसी स्टेज में विकेंद्रीकरण का गुण आ जाएगा। वो चीज हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये सारे जो होते क्या हैं। अब अनुकूलन क्या होता है, ठीक है, स्कीम्स क्या होता है, स्कीमा क्या होता है, संरक्षण क्या होता है, पहले हम इस चीजों को अच्छे से समझ ले। अगला है हम लोग का टॉपिक संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन। किसी संरक्षण का मतलब हम लोग के माइंड में क्या आता है कि किसी चीज को संरक्षित कर लेना, कंजर्व कर लेना, सुरक्षित कर लेना। यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं होगा। संरक्षण का मतलब होता है प्याजे जी के अनुसार, अगर हम लोग देखें जीन प्याजे के अनुसार, तो संरक्षण का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु, मान लीजिए कोई भी वस्तु जो एक स्थान पर है, वो जो है उसको एक स्थान से अगर दूसरे स्थान रखा जाता है। मान लीजिए एक ग्लास में दूध है, ठीक है। उस ग्लास के दूध को अगर किसी दूसरे पात्र में या किसी दूसरे बर्तन में रखा जाता है, तो क्या वह दूध सफेद से नीला बन जाता है, या फिर दूध जो है वह लिक्विड से हम लोग का ठोस में बदल जाता है? नहीं ना बदलता है। यहाँ पे संरक्षण का मतलब यही है प्याजे जी के अनुसार, किसी भी वस्तु का जो है उसमें वस्तु को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्लेस किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है, तो उसमें कुछ परिवर्तन आते हैं, लेकिन उसका जो भौतिक गुण धर्म है, ठीक है, उसके जो भौतिक गुण धर्म है उसमें कभी कोई बदलाव नहीं होता है। संरक्षण का मतलब ये हो गया, ठीक है। किसी भी वस्तु का, यानी कि बच्चों को ऑब्जर्व करना है कि मान लीजिए हम आज झारखंड में हैं, कल को हम अमेरिका चले जाएं, तो हम अमेरिका जाके अमेरिकन की तरह एकदम गोरे नहीं हो जाएंगे, नहीं होंगे ना। जैसा मेरा गुण धर्म है, जो मेरा भौतिक गुण धर्म है, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। हाँ, थोड़े बहुत मेरे पोशाक में, मेरे हाव भाव में, बोल चाल में बदलाव आ सकते हैं, लेकिन हम जैसे हैं, जिस रूप में हैं, ठीक है, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि कोई भी वस्तु है, कोई ठोस वस्तु है, उस ठोस वस्तु को क्या हम गर्म प्रदेश से ठंडे प्रदेश में रखेंगे, तो उस ठोस वस्तु का जो मूल गुण और धर्म है कि वह ठोस रूप में है, ठीक है। वो ठोस रूप में जाके वहां पे क्या अपना रूप रंग बदल लेगा? नहीं, वो अपने मूल भौतिक गुण धर्म में ही रहेगा। उसके गुण धर्म में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। तो प्याजे जी के सिद्धांत के अगर अनुसार हम लोग देखें, तो संरक्षण का तात्पर्य होता है कि वातावरण में परिवर्तन और स्थिरता दोनों को पहचानने और समझने की क्षमता से है। वातावरण में हमारे बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, मौसम के अनुसार परिवर्तन होता है, ठीक है। कभी कभी वातावरण में हम लोग की स्थिरता भी आ जाती है, एक मौसम जो है कई महीनों तक चलता है, ठीक है। तो किसी वस्तु के रूप रंग में परिवर्तन को उस वस्तु के तत्व में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता से होता है। मतलब उसके रूप रंग में परिवर्तन हो रहा है। मान लीजिए हम, अब आप लोग को अभी एक एग्जांपल दिए कि हम यहाँ से अमेरिका गए, हमारे वेशभूषा में, ठीक है, हमारे रहन सहन में, हाव भाव में परिवर्तन आ सकता है, लेकिन वास्तव में जो हम है, हमारा जो भौतिक गुण है, धर्म है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। किसी ग्लास के दूध को अगर हम किसी बड़े से बर्तन में रख देते हैं, तो जो उसका जो है आकार बदलेगा, उसकी स्थिति बदल जाएगी। वो एक लंबे से ग्लास में थे, तो लंबे से ग्लास में वो दूध का आकार हमें ज्यादा दिख रहा था। मान लीजिए हम उसको एक थाली में या प्लेट में डाल देते हैं,
तो उसका आकार बदल रहा है, उसकी स्थिति बदल रही है। वो जिस स्थिति में था उस स्थिति से दूसरी स्थिति में चला गया, उसका आकार बदल गया, लेकिन उसका जो भौतिक गुण और धर्म है वह सफेद रंग का है, वह लिक्विड है, वह उसका भौतिक गुण धर्म है, वो गुण धर्म कभी भी नहीं बदलेगा। ठीक है, तो किसी भी वस्तु का भौतिक गुण धर्म जो है कभी भी नहीं बदलता है, उसका भौतिक गुण धर्म जो है वही रहता है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि संप्रत्यय के अनुसार जब किसी वस्तु या पदार्थ का स्थान या आकार में परिवर्तन कर दिया जाता है तो भी उसके कुछ सामान्य और मौलिक गुण में बदलाव नहीं आता है। जैसे कि अभी दूध को एक लंबे ग्लास से अगर एक थाली में रख दिए तो उसका आकार बदल गया, ठीक है, उसका स्थान बदल गया, लेकिन उसका जो भौतिक गुण धर्म था उसमें कभी कोई बदलाव नहीं आया है। ठीक है, इसमें एक हम लोग का इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको ध्यान से समझिएगा कि इस संप्रत्यय में बालकों में किसी वस्तु की आयतन से पहले उसके भार और द्रव्यमान की समझ विकसित हो जाती है। बालकों में किसी भी वस्तु के आयतन से पहले किसका उसका समझ का विकास हो जाता है, उसका भार, मतलब उस वस्तु का भार कितना है, ठीक है, उस वस्तु का द्रव्यमान कितना है, उसका समझ बालकों में सबसे पहले विकसित होता है, उसके आयतन से पहले। उसका आयतन कितना है, हम लोग आयतन देखते हैं ना, स्क्वायर शेप में है या फिर ट्रायंगल शेप में है, तो इस चीज से पहले बच्चों में किसकी समझ विकसित हो जाती है, वस्तु का भार, उसका भार कितना है या फिर उस वस्तु का द्रव्यमान कितना है, इस चीज की समझ वस्तु में पहले से ही विकसित होती है, आयतन से पहले। ठीक है, तो संरक्षण का मतलब समझ में आया। संरक्षण का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु को उसके भौतिक गुण धर्म के आधार पर हम लोग उसमें कोई बदलाव नहीं देखेंगे। हाँ, भले उसकी स्थिति में बदलाव आ जाएगा, उसके स्थान में बदलाव आ जाएगा, ठीक है, उसके आकार में बदलाव आ जाएगा, लेकिन उसके भौतिक गुण जो धर्म होते हैं, दूध सफेद है तो वो सफेद ही रहेगा, वो अमेरिका में जाके नीला रंग का नहीं हो जाएगा। चाहे हम अगर इंडिया में हैं, हम स्त्री हैं, हम जाके अमेरिका में पुरुष नहीं बन जाएंगे, हमारा जो मूल गुण धर्म है वो वही रहेगा, उसमें कोई किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ आप लोगों को? गायत्री जी, विनीता जी, यस मैम। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का विकेंद्रण, ठीक है, जिसको हम लोग डिसेंडरिंग कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसको डिसेंडरिंग और हिंदी में कहेंगे विकेंद्रण। ठीक है, यानी कि किसी एक केंद्र बिंदु पर फोकस करना। ठीक है, विकेंद्रण क्या होता है? प्याजे जी के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो प्याजे जी जो है, हम लोग इससे पहले भी पढ़े थे कि बालकों में जो है विकेंद्रण का गुण होता है। ठीक है, विकेंद्रण जिसको हम लोग वहां पे विकास में डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक में हम लोग क्या पढ़े थे, आत्मकेंद्र, आत्मकेंद्रण की भावना, हम लोग इस टॉपिक को इस नाम से जाने थे, वही चीज है, आत्मकेंद्रण या विकेंद्रण दोनों सेम होता है। यानी कि बालक को हर चीज जो है ना वो अपने इर्द गिर्द नजर आनी चाहिए, हर चीज का अटेंशन अपने लिए चाहिए, हर चीज मम्मी है पापा है, हर का अटेंशन किसके लिए चाहिए, अपने लिए चाहिए। वो क्या होता है, सेंटर में होता है, उसके इर्द गिर्द सभी वस्तुएं जो है वो चाहता है कि उसके इर्द गिर्द सभी वस्तुएं मौजूद हो। ठीक है, तो विकेंद्रण देखिए प्याजे जी के अनुसार अगर हम लोग देखें तो विकेंद्रण से तात्पर्य किसी वस्तु या चीज के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता से होता है। ठीक है, वास्तविक ढंग से यानी कि एकदम विस्तार पूर्वक, किसी भी वस्तु के प्रति एकदम विस्तार पूर्वक सोचने की क्षमता से होता है। उनके शुरुआती उम्र में बालकों में ऐसी क्षमता नहीं होती है, बालक नहीं सोचते हैं, बालक किसी भी चीज को उसके वास्तविक रूप रंग से नहीं सोचते। जैसे कि आप लोग को हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एक चीज ये बताए थे कि शुरुआती दौर में बालकों में मृत्यु का संप्रत्यय नहीं होता है, कि वास्तव में मृत्यु क्या है उसकी वास्तविकता से बालक परिचित नहीं होते हैं। उनका मतलब क्या होता है कि मृत्यु यानी कि कोई चीज टूट गई, कोई खिलौना है टूट गया यानी कि खत्म हो गया, उनके अनुसार यही मृत्यु है। वास्तव में उसकी वास्तविकता से बालक परिचित नहीं होते हैं। तो यहाँ पर भी बालक जो है शुरुआती दौर में ऐसी क्षमता नहीं होती है कि वो उसके वास्तविकता से परिचित हो। ठीक है, एक्चुअल में उनको क्या दिखता है, आसमान में जो इतने सारे उनको स्टार्स और चांद नजर आता है, उसकी वास्तविकता क्या है, वो वास्तविकता से परिचित नहीं होते हैं। ठीक है, चाहे आप लोगों को ये भी बताए थे कि बालक आत्म केंद्रित होते हैं, कि बालकों को जब कहानियां कविताएं सुनाई जाती है तो उनके अनुसार क्या है,
घोड़ा जो है आसमान से उड़ता हुआ आएगा, ठीक है, उसके लिए, या फिर सेंटा क्लॉज है हम लोग का अचानक से प्रकट हो जाएगा, हमारे लिए ढेर सारे खिलौने ले आएगा। लेकिन वास्तव में ये कहानियों के माध्यम से वो अपने मन में एक प्रकार की कहानी बुन लेते हैं, ठीक है, और इसी को वो वास्तविक समझने लगते हैं। लेकिन वो वास्तविकता से दूर दूर तक परिचित नहीं होते हैं। शुरुआती दौर में बच्चों के साथ ऐसा होता है, लेकिन जैसे जैसे उनका विकास होता है, बालकों का जो ये विकेंद्रण का जो गुण है, यह धीरे 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 क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है, तो किसी भी वस्तु या चीज के बारे में आत्म केंद्रित ढंग से सोचते हैं, स्वयं के अनुसार सोचते हैं। दूसरों के विचारों को वो वैल्यू नहीं देते हैं, क्योंकि उनके अनुसार जो है ना, दूसरे के विचार उनको मतलब उनके समझ के परे नहीं होते हैं। ठीक है, उतने छोटे बच्चे को अगर आप जो है विकेंद्रण का गुण बताएंगी, यानी कि किसी चीज की वास्तविकता को बताएंगी कि वास्तव में उड़न खटोला जो है आसमान में उड़ता हुआ नहीं आता है, ठीक है, वास्तव में है छड़ी घुमाने से हमारा मैजिक नहीं होगा, ये सब चीजें बच्चों को बताएंगी ना, तो बच्चे उस पर फोकस नहीं करते, एक उम्र के बच्चे, ठीक है, बच्चे उस पर फोकस नहीं करते, बिकॉज वो सब चीज अपने अनुसार अपने अनुरूप देखने की कोशिश करते हैं। इसीलिए बच्चों को क्या कहा गया है, आत्म केंद्रित या विकेंद्रित कहा गया है। मतलब वो सब चीज अपने अनुसार, जिससे उनको आनंद मिले, जिनसे उनको क्या, जिनसे वो प्रफुल्लित हो जाए, खुश हो जाए, ऐसे चीजों को ही वो चाहते हैं और ऐसी चीजों को ही वो क्या करते हैं, अपने इर्द गिर्द देखने की का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, तो कुछ उम्र के बाद जो है लगभग 23 से 24 महीने की आयु हो जाने पर वह धीरे धीरे वस्तु या चीजों के बारे में वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। लेकिन शुरुआती दौर में उनमें विकेंद्रण और आत्म केंद्रण का गुण बहुत ज्यादा होता है, बाद में उसमें वो परिवर्तन धीरे धीरे आने लगता है। तो ये था हम लोग का विकेंद्रण, जो कि हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी पढ़े थे। क्लियर हुआ आप लोगों का? क्लियर हुआ? यस मैम। मैम अगला, हाँ बोलिए। आज का टॉपिक क्या था मैम? आज का टॉपिक हम लोग का प्याजे जी ही हम लोग पढ़ रहे हैं। कल हम लोग स्कीम पढ़े, स्कीमा पढ़े, अनुकूलन पढ़े, अनुकूलन के अंतर्गत हम लोग का एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन पढ़े, ठीक है। इसके बाद हम लोग उसी में साम्य धारण भी पढ़े। आज हम लोग कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हर एक स्टेज में बच्चों में उसके गुण आते हैं, कौन से स्टेज में किसका गुण आ रहा है, हम लोग केवल पहले वो टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। आज हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़े बताइए तो पूजा जी, अभी हम क्या क्या आप लोग को समझाएं? सबसे पहला टॉपिक क्या समझाएं? अभी जा पूजा जी से क्वेश्चन किए, पूजा जी गायब हो गई। गायत्री जी बताइए। मैम संरक्षण और विकेंद्रण। अभी हम लोग एक टॉपिक समझे, संरक्षण। संरक्षण प्याजे जी के अनुसार संरक्षण क्या है, इसके बाद हम लोग जाने विकेंद्रण कि विकेंद्रण क्या है, ठीक है, जिसको जी हम मैम। लोग डिसेंडरिंग कहते हैं और संरक्षण को हम लोग कंजर्वेशन कहते हैं। अब हम लोग का अगला टॉपिक आ रहा है मानसिक संक्रिया, जिसको हम लोग मेंटल ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। क्या है? मानसिक क्रिया, जिसको क्या कहेंगे, मेंटल ऑपरेशन। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है मेंटल ऑपरेशन का मतलब बच्चा जो है ना दिमागी तौर पर किसी चीज को, किसी समस्या का समाधान कर ले। छोटे छोटे, जैसे कि पहले हम लोग क्या पढ़े थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, कि बच्चों में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में हम लोग क्या देखे थे कि बच्चों में जोड़ घटाव गुणा भाग जैसे संप्रत्यय तो विकसित हो जाते हैं, लेकिन इसके पीछे नियम, पीछे छिपे नियमों को बच्चा नहीं समझ पाता है। ये चीज हम लोग पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पढ़े थे ना। यहाँ पे भी वही होता है, बच्चा छोटा छोटा मेंटल एक्टिविटी करने लगा है, जोड़ घटाव गुणा भाग करने लगा है, उसके पीछे छिपे नियमों को जानने लगा है, ठीक है, कोई चीज क्यों हो रहा है उसका लॉजिक जानने लगा है। तो जब बच्चा इस प्रकार के मेंटल एक्टिविटीज करने लगता है, मेंटल ऑपरेशन करने लगता है, वही हम लोग का क्या है, मानसिक संक्रिया कहलाता है, ठीक है। तो किसी भी समस्या के समाधान पर चिंतन कर सकता है बच्चा, तो वह मानसिक संक्रिया करते हुए समझ जाता है, ठीक है। अतः प्याजे के सिद्धांत में हम लोग मानसिक संक्रिया चिंतन का एक प्रमुख साधन मानते हैं। मानसिक संक्रिया कर रहा है यानी कि बच्चा चिंतन जो कर रहा है, मानसिक संक्रिया दिमागी तौर पर ना करेगा, उसमें सोचने की क्षमता आ गई, उसमें समझने की क्षमता आ गई, किसी चीज पर तर्क निकालने की क्षमता आ गई, तभी तो बच्चा मेंटल एक्टिविटी करेगा, ठीक है। और ये हम लोग का एक सीमा तक होता है, एक उम्र पर आता है। ऐसा नहीं है कि शैशवावस्था में या पूर्व बाल्यावस्था में बच्चों में इस प्रकार के गुण आ जाते नहीं, इसका एक लिमिट एज होता है, उसके बाद बच्चों में मेंटल एक्टिविटीज होने शुरू होते हैं। हर का एक स्टेज है,
किस उम्र में बच्चों में विकेंद्रीकरण का गुण आता है, किस स्टेज में बच्चों में हम लोग का अनुकूलन का गुण आता है। सबका एक स्टेज है जो हम लोग का पियाजे जी 4 फोल्डर थ्योरी दिए है ना, उस 4 फोल्डर थ्योरी में हम लोग अभी बारी-बारी से जानेंगे कि किस स्टेज में कौन-सा गुण बच्चा एक्वायर कर रहा है। ठीक है? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, संज्ञानात्मक संरचना की भी कह सकते हैं। संज्ञानात्मक संरचना का मतलब क्या? संज्ञान का मतलब समझ। बच्चे को किसी चीज की समझ है तभी तो वो मेंटल एक्टिविटी कर रहा है। अब मान लीजिए हमको कोई एक पजल दे दिया गया बनाने के लिए, तो बच्चा उस पजल को समझ रहा है, बनाने की कोशिश कर रहा है, समझ रहा है तभी तो बना रहा है, मेंटली एक्टिविटी कर रहा है ना, दिमाग लगा रहा है उसपे कि इस पजल को कैसे-कैसे हम जोड़ेंगे तो ये हम लोग का सही-सही बन जाएगा। तो बच्चा इसमें क्या कर रहा है? मेंटल एक्टिविटी कर रहा है। या फिर उसको कोई एक ऐसा समस्या सवाल दे दिया गया कि बच्चा को बोला गया, उसको चैलेंज किया गया कि चलो इसको बना के दिखाओ। बच्चा उसको क्या कर रहा है? बनाने के लिए बार-बार प्रयत्न कर रहा है, यानी कि मेंटली वो वहाँ पे एक्टिव है, मानसिक संक्रिया कर रहा है बच्चा, ठीक है? उसको निरंतर बनाने का वो प्रयत्न कर रहा है, यानी कि बच्चा क्या है? मानसिक रूप से एक्टिवली वहाँ पे वर्क कर रहा है। तो ये था हम लोग का मानसिक संक्रिया। हो गया? क्लियर हुआ? इसके बाद है हम लोग का अगला टॉपिक संज्ञानात्मक संरचना, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? संज्ञानात्मक संरचना, संज्ञान का मतलब हम लोग समझे, समझ, छोटी-छोटी चीजों का समझ पैदा करना और उसी छोटी-छोटी समझ को संगठित रूप से एक पैटर्न में कन्वर्ट कर देना संज्ञानात्मक संरचना कहला रहा है। ठीक है? अब हमको समझ में आ रहा है कि एक पेंसिल है, एक कॉपी है, पेंसिल की समझ हमको समझ में आ गई कि ये पेंसिल ऐसे लिखा जाता है, कॉपी इसमें लिखा जाता है, ठीक है? ये कलर बॉक्स है, इसे कलर किया जाता है, ये स्कूल बैग है, इसमें बुक्स को भरे जाते हैं। हम लोगों ने छोटे-छोटे वस्तुओं के ऊपर अपने संज्ञान का निर्माण किया, समझ का निर्माण किया, उसी को एक संगठित पैटर्न में पिरो दिया, उसको एक संगठित रूप बना दिया और उससे हम लोग क्या समझे कि बच्चे बैग में जो है बुक्स को भरकर, कॉपी, पेंसिल सबको भरकर स्कूल की तरफ जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ठीक है? ये हम लोग का स्कूल जाने का क्या है? एक बैग है जिसमें बच्चे अपने सारे बुक्स, कॉपी लेकर बैग लेकर स्कूल जाते हैं। तो ये हम लोग का क्या हो गया? संज्ञानात्मक संरचना कहलाए। इसी छोटे-छोटे, छोटे-छोटे संज्ञान को हम लोगों ने जोड़कर एक बड़े संज्ञानात्मक संरचना के रूप में पिरो दिया। वो हम लोग का हो जाता है संज्ञानात्मक संरचना, ठीक है? कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। तो किसी भी बालक में मानसिक संगठन या मानसिक क्षमताओं के सेट को संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। सेट का मतलब क्या? वही छोटे-छोटे समझ को हम लोगों ने सेट कर दिया, जैसे कि दिया जाता है जंबलिंग वर्ड्स दिया जाता है, ठीक है? दिस इज अ काउ, एक सिंपल सेंटेंस है, उसको हम लोग क्या कर दिए हैं? दिस अ काउ, इस तरह से कर दिए। तो वो क्या है? छोटे-छोटे शब्दों का एक हम लोग को समझ है, लेकिन हम लोगों ने उसको क्या किया? सेट कर लिया, उसको एक अच्छे से जिसका एक सार्थक मीनिंगफुल अर्थ निकले, ऐसे रूप में हम लोगों ने उसको सजा लिया। तो वो हम लोग का क्या बन गया? संज्ञानात्मक संरचना, ठीक है? इसको कहते हैं संज्ञानात्मक संरचना। यहाँ तक हम ये चीज क्लियर हुआ? हम आप लोगों को देखिए, हम लोग प्याजे जी का 4 फोल्डर थ्योरी स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या-क्या जाने? हम लोग स्कीम्स जाने, स्कीमा जाने, अनुकूलन जाने, अनुकूलन के अंतर्गत हम लोग आत्मसातकरण जिसको सम्मिलन भी कहते हैं और समायोजन जिसको समाविष्टीकरण कहते हैं, ठीक है? ये दोनों जाने। इसके बाद हम लोग साम्य धारण जाने, संरक्षण जाने, संरक्षण का कॉन्सेप्ट क्लियर किए, विकेंद्रीकरण जाने, मानसिक संरचना जाने, ठीक है? ये सारा टॉपिक हम लोग जाने। ये सारे टॉपिक में आप लोगों को किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है? मैम जरा सा संरक्षण बता दीजिएगा। संरक्षण, संरक्षण के समय आप रिमूव हो गए थे। चलिए, संरक्षण नहीं, का कनेक्ट मतलब नहीं हो होता है, पा रहा था। हाँ, वही, कोई बात नहीं। तो संरक्षण में हम लोग क्या देखे थे कि संरक्षण का मतलब होता है, पियाजे जी के अगर अनुसार हम लोग संरक्षण देखें तो किसी भी वस्तु का जो भौतिक गुण और धर्म होता है वो उनके वातावरण के अनुसार जो है उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है? मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम आप लोग को बता रहे हैं कि जैसे कि क्या है, दूध एक ग्लास में है, ठीक है? एक लंबे ग्लास में दूध है, तो उस दूध का आकार और आयतन क्या है? अलग है। लेकिन उसी दूध को अगर हम एक थाली में डालते हैं तो उसका आकार और आयतन में डिफरेंट हो जाता है, बदलाव आता है, उसका आकार चेंज हो जाता जी है, मैम। अब वो दूसरे आकार का हो गया। लेकिन क्या दूध का रंग जो सफेद था वो सफेद से नीला हो जा रहा है? नहीं,
और दूध जो क्या लिक्विड रूप में था वो लिक्विड रूप से ठोस रूप में बदल गया? नहीं, ये है दूध का मौलिक गुण और धर्म। भौतिक रूप से किसी भी वस्तु का गुण और धर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, वातावरण में परिवर्तन के अनुसार उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं, ठीक है? वातावरण में परिवर्तन के अनुसार उसमें कुछ बदलाव आएंगे, लेकिन जो उसका मौलिक गुण, भौतिक गुण धर्म है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम यहाँ अगर झारखंड में हैं, तो हम एक लड़की हैं, हम पश्चिम बंगाल या अमेरिका में जाके लड़का नहीं बन जाएंगे। हमारा जो भौतिक गुण धर्म है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। हम लड़की हैं, अमेरिका में जाके भी हम लड़की ही रहेंगे। चाहे हम यहाँ पे इंसान है, अमेरिका या फिर हम ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे तो हमारा पूंछ नहीं निकल आएगा। ये हमारा मौलिक गुण धर्म है, हम इसी रूप में रहेंगे, ठीक है? चाहे हमारे हाव भाव में, रूप रंग में, पहनावे में, इन सब में बदलाव आ जाएगा, लेकिन जो हमारा भौतिक गुण धर्म है उसमें हमारा किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आएगा। इसी को हम लोग कहते हैं संरक्षण का। और बालकों में किसी भी वस्तु के संरक्षण का गुण जो है, किसी भी वस्तु का जो आयतन की समझ से पहले बालकों में किसी भी वस्तु का जो होता है हम लोग का भार और द्रव्यमान का गुण जो है सबसे पहले विकसित हो जाता है। क्या देखनी है पापा? नहीं, भाभी आपकी नहीं आई है, उनको बोली जुड़ने के लिए, तो क्यों नहीं जुड़ी? जुड़ना चाहिए ना। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ निशांत जी? जी मैम। संरक्षण किसे कहते जी हैं? मैम। और मैम चलिए वो जो अब हम, आत्म केंद्रन जो, एक मिनट मैम, जो आत्म हाँ आप केंद्रन आप पिछला बार जो बताए थे, जो वही बोले थे चीज है। आत्म केंद्र में बच्चा अपना जो अगर वो अपना हाँ माँ का प्यार चाहता है, वो प्यार चाहता है तो नहीं, वो सिर्फ मेरी माँ है। हाँ, वो मतलब केवल अपने ऊपर अट्रैक्शन चाहता है, अपने ऊपर फोकस हाँ। चाहता है, हर चीज को अपने अनुसार देखता है, ठीक है? पर वास्तविक चीजों को वो एक्सेप्ट नहीं करता है बच्चा, ठीक है? जैसे हम लोग क्या बोले कि अगर बच्चे को बताया जाए कि वास्तव वास्तव में जो है हम लोग का ये मृत्यु का संप्रत्यय, बालकों को शुरुआती दौर पे मृत्यु का संप्रत्यय पता होता है, उसकी वास्तविकता पता होती है? नहीं पता होती है। बच्चे क्या समझते हैं, कोई चीज टूट गया, जब तक वो चीज चल रहा है तब तक वो जीवित है, वो चीज टूट गया, वो वस्तु टूट गई यानी कि वह वस्तु मृत हो गई। उसके वास्तविकता से बच्चे परिचित नहीं होते हैं, ठीक है? या फिर उनको कहानियां वहानियां जो सुनाई जाती है तो उसमें बच्चों को बोला जाता है कि घोड़ा आसमान में उड़ता है, तो बच्चे उसी चीज को वास्तविक मानते हैं, उसी चीज को वो सच मानते हैं और अपने अनुसार ही वो क्या करते हैं, उन चीजों को वो पालन करते हैं। वो दूसरों के बातों को नहीं वहां पे एक्सेप्ट करेंगे। आपको अगर बड़े भी बताएंगे कि नहीं बेटा घोड़ा कभी आसमान में नहीं उड़ता है, तो उस स्टेज में, उम्र में बालक उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो अपने अनुसार ही, विकेंद्रण का मतलब क्या, हर चीज अपने अनुसार चाहते हैं, हर चीज अपने अनुसार ढालना चाहते हैं, ठीक है? चाहे वो माँ बाप का अट्रैक्शन हो, मतलब वो क्या होंगे, वो केंद्र में होंगे और हर चीज अपने अनुसार करने की कोशिश करेंगे। चाहे वो माँ बाप का अट्रैक्शन हो, चाहे वो भाई बहन का अट्रैक्शन हो, चाहे घर के किसी भी मेंबर का अट्रैक्शन हो, वो सारा अट्रैक्शन अपने लिए चाहेंगे। जो कुछ भी होगा वो अपने अनुसार उसको सोचेंगे, अपने अनुसार उसको ढालने की कोशिश करेंगे। वास्तविकता से वो क्या होते हैं, बहुत दूर होते हैं। वास्तविक चीजों को वो वहां पे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एक्सेप्ट नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि उसको जान के वो एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं, उस समय बालकों का संप्रत्यय जो है उतना ज्यादा विकसित ही नहीं होता है कि वो वास्तविक चीजों को एक्सेप्ट करें। हाँ, जैसे जैसे बालकों का विकास होता है, उनका उम्र बढ़ता है, उनमें अनुभव आती है, ये जो बालकों में विकेंद्रीकरण का गुण है यह धीरे 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 खुद ही समाप्त हो जाता है। जी मैम। चलिए, अभी आवाज आ रहा है आप लोगों को? जी मैम। यस। चलिए, तो अब हम लोग प्याजे जी का 4 फोल्डर थ्योरी पे फिर से आ जाते हैं। प्याजे जी ने बच्चों को 0 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को जो 4 भागों में डिवाइड किया है, जिनको उन्होंने 4 फोल्डर थ्योरी का नाम दिया है। अब हम लोग उस पे आ जाएंगे, ठीक है? 4 अवस्थाओं में क्या किया है, बांटा है बालकों के जीवन को, और उनमें उनको क्या विश्वास था कि अलग अलग चरण में, देखिए प्याजे जी क्या बोलते हैं, प्याजे जी और वाइगोस्की जी, हम लोग दोनों को जब एक साथ पढ़ेंगे ना तो दोनों में बहुत डिफरेंट तो जानेंगे। पहले प्याजे जी को अच्छे से जान जाइए ताकि वाइगोस्की जी को समझने में दिक्कत ना हो। तो प्याजे जी का क्या विश्वास था कि बच्चों का विकास अलग अलग चरणों में होता है,
उसको वो क्या किए हैं, चरण में बांट दिए हैं। जैसे कि हम लोग फर्स्ट पढ़े थे सेंसरी मोटर स्टेज, 0 से 2 वर्ष का स्टेज, वो एक चरण हो गया। दूसरा हम लोग पढ़े थे हम लोग का प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था, वो दूसरा चरण हो गया। तीसरा हम लोग का था, हम लोग का कौन सा था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त। स्टेज, जी मैम। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो वो हम लोग का हो जाएगा 7 से 11। और इसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि हम लोग का क्या हो गया, 11 से 15 या 15 के बाद की अवस्था। ये 4 चरणों में उन्होंने बालकों के जीवन को चरणों में बांट कर उसका स्टडी किया है। ठीक है, विस्तार पूर्वक उसका स्टडी किया है, तो चरणों में बांट करके अलग अलग। और इन 4 चरणों में का नाम अभी हम आप लोग को बता दिए, कौन कौन सा स्टेज है, इंद्रजनित गामक अवस्था, पेशीय अवस्था, या कौन सी अवस्था, क्या मैम? कौन कौन सी अवस्था था। पहला सेंसरी मोटर स्टेज जी को मैम। हिंदी में किस नाम से जानते हैं, पे क्या मैम? पेशीय अवस्था, संवेदी पेशी है जी मैम, संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व पूर्व प्राग अवस्था, नहीं सक्रियात्मक अवस्था। ये तो और सेकंड का नाम बोल रहे हैं हम, केवल एक पहला का ही 3 नाम बताए थे ना, ओ वो हाँ तीनों मैम, नाम बताइए। पेशी अवस्था, और इंग्लिश से था इंग्लिश से इंग्लिश में था तो एक मैम ही नाम है, सेंसरी सेंसरी मोटर मोटर स्टेज। स्टेज, और इंद्रगामक अवस्था मैम। इंद्रगामक अवस्था, संवेदीय पेशीय अवस्था या पेशीय अवस्था, ये 3 है हिंदी नाम, और इंग्लिश में इसको एक ही नाम से जानेंगे, सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब इन चारों चरणों को अलग अलग भागों में डिवाइड करके जानेंगे कि इस चारों चरणों में बच्चों में प्रथम चरण में कौन सा गुण आता है, द्वितीय चरण में कौन सा गुण आता है, चौथे में कौन सा आता है, तीसरे में कौन सा आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि इन अवस्थाओं की कुछ खासियत है, और धीरे धीरे शुरुआत करेंगे अगर हम लोग, तो देखेंगे कि बच्चों की बौद्धिकता को अमूर्त से अमूर्त और तर्क पूर्वक चिंतन में परिवर्तन कर लेना है। पहले बच्चों में शुरुआती दौर से अगर हम लोग देखेंगे, पहली अवस्था से देखेंगे, तो बच्चों में मूर्त संप्रत्यय विकसित होगा, और मूर्त से धीरे धीरे बच्चे जो है विकसित होते 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 अमूर्त संप्रत्यय की तरफ बच्चे आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, मूर्त से विकसित होगा और अमूर्त की तरफ जाके बच्चों का संप्रत्यय जो है वह खत्म हो जाएगा। अंत में बच्चों में अमूर्त संप्रत्यय विकसित हो जाता है। तो पहला जो है प्याजे जी ने क्या बोला है कि प्याजे जी द्वारा दी गई सभी अवस्थाएं विकास के सामान्य सिद्धांत को दर्शाती है, कि विकास हम लोग का किस तरह से ग्रोथ करता है। हम लोग क्या बताए थे कि बालक का विकास कैसे होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। बालक पहले सामान्य चीजों को, सामान्य गुणों को एक्वायर करता है, इसके बाद धीरे धीरे उसमें विशिष्ट गुण आते हैं। ठीक इसी प्रकार पहले बालक में मूर्त संप्रत्यय विकसित होगा, बालक किसी मूर्त चीज को देखेगा, उसके प्रति उसकी अवधारणा का विकास होगा, उसके प्रति उसकी समझ का निर्माण होगा, और फिर धीरे धीरे बालकों में अमूर्त संप्रत्यय, यानी कि अब बालक को कोई चीज आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं भी दिखाइएगा तो भी बालक में उस वस्तु का संप्रत्यय जो है विकसित होगा, यानी कि उसके समझ का निर्माण उस वस्तु के प्रति बनेगी। लेकिन उसका एक स्टेज होता है, उसका एक उम्र होता है, और ये क्या हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर मूव कर रहा है। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास होने वाले बदलाव इसमें क्या हमें हमको दिखेंगे, शामिल दिखेंगे, और सभी अवस्थाएं एक दूसरे से एकीकृत है। ऐसा नहीं है कि बालकों में जो हम लोग का सेंसरी मोटर स्टेज में जो गुण दिख रहा है, ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो है एकदम सीधे से जंप कर गया, वो गुण जो है हम लोगों को सेंसरी मोटर स्टेज में दिखा। ठीक है, और इसके बाद वो हम जो हम लोग का प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो गुण दिख रहा है, वो गुण जो है एकदम से जंप करके इसमें आ गया। मतलब वो गुण जो है, मान लीजिए आप लोग को एक एग्जांपल देते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज में बालकों में जो है मूर्त रूप से किसी चीज को ठोस रूप से देखकर, बालकों में जीववाद का गुण जो है हम लोग का सेंसरी मोटर स्टेज में नहीं था। जीववाद का गुण का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु को चलती हुई देखकर उसको जीवित समझना, इसको कहते हैं जीववाद का गुण। तो शैशवावस्था में बालकों में जीववाद का गुण नहीं था, लेकिन प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि प्राक संक्रियात्मक अवस्था में बालकों में जीववाद का गुण आ गया। ऐसा कभी नहीं होता है। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है सारे के सारे चरण, सारी की सारी अवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि बालकों में जीववाद का गुण सेकंड स्टेज में एकदम जंप करके आ गया, नहीं। पहले अवस्था में इसके थोड़े बहुत विकास हुए होंगे, तभी ये विकसित होते 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 दूसरे चरण में आया है। अचानक से बालकों में कोई गुण नहीं आता है, और एक चरण से दूसरा चरण जो है बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न नहीं होता है, ये सब के सब एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, हम लोग जो है क ख ग घ सीखे हैं पहली अवस्था में, और दूसरी अवस्था में अचानक से हम लोग क्या है, पैराग्राफ राइटिंग लिखना सीख लिए। ऐसा हो जाएगा? नहीं होगा। केवल क ख ग घ सीखने मात्र से हम लोग पैराग्राफ राइटिंग लिखना या फिर बड़े बड़े कहानी और स्टोरी लिखना सीख जाएंगे? नहीं। हम लोग क ख अक्षरों से हम लोग इसके बाद हम लोग बड़े शब्दों को बनाना सीखे, इसके बाद वाक्य बनाना सीखे, इसके बाद ना हम लोग पैराग्राफ राइटिंग या फिर अन्य चीजों को लिखना सीखेंगे। तो इन सब के बीच का ये जो पड़ाव है, अचानक से गायब नहीं होता है, ये सब के सब सीरीज वाइज धीरे 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 विकसित होते हैं। अगर बालक में प्राक संक्रियात्मक अवस्था में कोई गुण आ रहा है, तो उसका शुरुआत जो है आपका हम लोग का सेंसरी मोटर स्टेज में ही हो गया होगा, या फिर उसकी बीज पड़ गई होगी। ठीक है, और वो धीरे 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 विकसित करके उस स्टेज में आएगा। अचानक से आसमान से टपक कर बालकों में उस स्टेज में कोई गुण नहीं आएगा। तो सभी के सभी क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटीग्रेटेड होते हैं, जुड़े होते हैं, एकीकृत होते हैं। ठीक है, एक गुण जो बालक में आता है वह उसके पहली अवस्था में ही उसकी शुरुआत हो जाती है, या फिर पहली अवस्था के अंतिम अवस्था तक उसकी शुरुआत हो जाती है, लेकिन अचानक से वह गुण बालकों में नहीं आएगा। ठीक है, ये पहला था। दूसरा प्याजे जी बोल रहे हैं कि ये सभी अवस्थाएं अपरिवर्तनीय होती हैं। ये जितनी भी अवस्थाएं हम लोग 4 अवस्थाएं देखेंगे, ये अपरिवर्तनीय, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो हमेशा एक क्रम में ही होगा। ठीक है, मान लीजिए हम जब जन्म लिए थे, तो हम भी तो इसी स्टेज से होकर गुजरे थे ना, और आप लोग भी इसी स्टेज से होकर गुजरोगे। हम दोनों में क्या परिवर्तन है? हम क्या शैशवावस्था के बाद सीधे किशोरावस्था में आ गए थे? ऐसा नहीं ना है। हम भी शैशवावस्था, इसके बाद पूर्व बाल्यावस्था, इसके बाद बाल्यावस्था, इसके बाद में किशोरावस्था में आए होंगे। तो हर किसी का जो होता है इसी क्रम में होकर गुजरता है। ठीक है, ये एक क्रमानुसार चलने वाली प्रक्रिया है, और किसी भी अवस्था को छोड़ा नहीं जा सकता है। ऐसा नहीं है कि शैशवावस्था के बाद सीधे किशोरावस्था आ गया, या शैशवावस्था के बाद सीधे उत्तर बाल्यावस्था आ गया, बीच से पूर्व बाल्यावस्था को गायब कर दिया गया। ये एक क्रमानुसार क्रम में चलने वाली अवस्था है, और किसी भी अवस्था को हम छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हर का अपना अपना एक महत्व होता है। ठीक है, थर्ड बोल रहा है कि ये सभी अवस्थाएं सार्वभौमिक हैं। सार्वभौमिक का मतलब यूनिवर्सल, यहाँ भी वहां भी। अमेरिका के बच्चे भी शैशवावस्था में ही जन्म लेते हैं, और इसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़कर किशोरावस्था तक जाते हैं। इंडिया के बच्चे भी वैसे ही, ऑस्ट्रेलिया के बच्चे भी वैसे ही, अफ्रीका के बच्चे भी वैसे ही। मतलब यूनिवर्सल है, ये पूरे विश्व में इसी क्रम में चलने वाली अवस्था है। हाँ, इसका जो है विकास का दर, जो कि हम लोग पढ़े थे शुरुआत में ही, कि विकास की का दर और गति में भिन्नता हो सकती है, लेकिन इसका प्रारूप एक ही रहेगा। सब एक ही क्रम से, एक ही सीरीज से आगे की तरफ बढ़ेंगे। यानी कि बालक चाहे कहीं भी हो, उन्हें इन अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना आप लोगों को? थोड़ा सा कम समझ में आया मैम टॉपिक। थोड़ा सा कम समझ में आया? चलिए हम आपको पूरा समझाने की कोशिश करते हैं। प्याजे जी बोल रहे हैं कि बालक जो होता है ना, हर एक अवस्था से मतलब बालक की जो हर एक अवस्था, यहाँ पे प्याजे जी ने 4 चरणों में जो डिवाइड किया है, प्रत्येक चरण एक दूसरे से जुड़ा होता है। प्याजे जी का क्या कहना है कि प्रत्येक चरण एक दूसरे से जुड़ा होता है। हम लोग दोनों 2 या 3 चरण जो भी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, सब एक दूसरे से अलग अलग नहीं होते हैं। इसमें कोई अलग गुण विकसित हो रहा है, फिर इसमें वो लक्षण दिखे ही नहीं, इसमें वो गुण दिखे ही नहीं। इसमें सेकंड स्टेज में आया तो बिल्कुल अलग गुण विकसित हुआ। ठीक है, अब सेकंड स्टेज में जो लक्षण और गुण दिख रहे हैं, थर्ड स्टेज में उससे बिल्कुल डिफरेंट लक्षण और गुण हमको दिख रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, प्याजे जी का कहना है कि सभी के सभी चरण एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यानी कि मान लीजिए बालक में सेकंड अवस्था में अगर कोई गुण आ रहा है, तो उस गुण की शुरुआत जो है प्रथम अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज में ही उसकी शुरुआत हो जाएगी, उसकी बीज पड़ जाएगी। जैसे कि हम लोग जमीन पर कोई बीज बोते हैं, बोने के बाद ही ना वो धीरे 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 प्लांट ग्रो करता है, ऊपर की तरफ पनपता है, तो हमें दिखता है। जमीन के अंदर बीज बोया हुआ हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन
वो जब ऊपर में धरातल के ऊपर आता है तब तो हमें दिख रहा है ना। वही बात है कि उसकी बीज और उसकी शुरुआत जो है उसके पहले वाले अवस्था में हो जाती है और इसके बाद धीरे 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 विकास होता है, तो वो अगले अवस्था में हमें पूर्ण रूप से दिखाई देता है। ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए तीसरे अवस्था में अगर कोई गुण विकसित हो रहा है बालक में, तो वो अचानक से उसमें वो गुण विकसित नहीं होगा। उसकी शुरुआत जो है पहले अवस्था में, उसके पहले वाली अवस्था में उसकी शुरुआत हो चुकी होगी। इसके बाद वह विकसित होकर आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है। जी ये मैम। चीज समझ में आया? ये चीज समझ में आया? अच्छा। इसके बाद बोल रहा है कि ये जो बालकों में हम लोग जो है एक क्रम में जो आगे बढ़ते हैं, हम लोग का जीवन जो है क्रमानुसार जो आगे की तरफ बढ़ता है, ये यूनिवर्सल होता है। ये हर जगह एक समान होगा, चाहे हम इंडिया के बच्चे हों, ऑस्ट्रेलिया के हों, पाकिस्तान के हों, अमेरिका के हों। हर जगह के बच्चे जो है पहले माता के गर्भ से जन्म लेंगे, शैशवावस्था में जाएंगे, फिर पूर्व बाल्यावस्था में जाएंगे, फिर उत्तर बाल्यावस्था में जाएंगे, फिर किशोरावस्था में जाएंगे। ये क्रमानुसार होगा और इसमें से किसी भी एक क्रम को हम हटा नहीं सकते हैं, निकाल नहीं सकते हैं। सबका अपना अपना महत्व होता है। कोई भी बच्चा, आप जब जन्म लिए हैं तो क्या आपका बीच का पूर्व बाल्यावस्था गायब हो गया था? नहीं। आपका शैशवावस्था, फिर पूर्व बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, ठीक है, ये सब क्रमानुसार आगे की तरफ बढ़ा है। किसी भी एक क्रम को बीच से गायब नहीं किया जा सकता है और वो कभी भी गायब नहीं होते, वो क्रमानुसार ही चलते हैं। और ये यूनिवर्सल होता है, चाहे यहाँ पे हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे कहीं भी हो। हाँ, क्या होता है, विकास की गति और दर जो है वो अलग अलग रहेंगे। किसी बच्चे का आप लोग देखे हो, कोई कोई बच्चा होता है बहुत जल्दी चलना सीख जाता है, कोई कोई बच्चा होता है साल भर के बाद चलना सीखता है, कोई कोई बच्चा जो होता है बहुत जल्दी बोलना सीख जाता है, कोई कोई बच्चा होता है साल 1.5 साल के बाद बोलना सीखता है। तो ये हम लोग का विकास का दर और गति है। ठीक है। किसी बच्चे को खाना खाना बहुत जल्दी अपने से किसी ठोस पदार्थों को चबा के खाना सीख जाता है, लेकिन कोई बच्चा जो है देख रहे हैं कि 3 साल का हो गया तभी भी उसको बॉटल में दूध पिलाया जा रहा है। तो वो उसका विकास का दर और गति है, वो हर बच्चे में समान समान होती है। ठीक है। आप ही लोग यहाँ पे सभी लोग प्रेजेंट हो, तो हम जो बता रहे हैं कोई एक बार में समझ जा रहा है, किसी को 2-3 एग्जाम्पल देने के बाद समझाया जा रहा है। तो ये विकास की दर और गति है। ठीक है। सबकी अपनी अपनी क्षमता है, वो सब में भिन्न भिन्न होगी, लेकिन विकास जो होता है सबका वो एक क्रम में ही होता है। वो क्रमानुसार ही होगा, उसके क्रम में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर हुआ? जी मैम। और ये समय हमेशा अपरिवर्तनशील रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा नहीं कि अब के जनरेशन, हम लोग के मॉडर्न जनरेशन के जो बच्चे हैं, हमारे बच्चे जो होंगे वो क्या है, मतलब अब उसमें बदलाव आ जाएगा। अब बच्चा जन्म लेगा और जन्म लेते ही बच्चा जो है हम लोग का शैशवावस्था में ना जाके सीधे उत्तर बाल्यावस्था में चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि मॉडर्न एज में आ गए हैं तो बच्चे में परिवर्तन हो जाएगा, नहीं। कोई परिवर्तन, ये अपरिवर्तनशील है और इसी प्रकार ये चलता रहेगा। अभी डाउट क्लियर हुआ जी मैम। सभी का? यस मैम। आपको? चलिए, एक नोट है, उस नोट को सुनिए अच्छे से। बोल रहा है कि यदि हम संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की बात करें तो इसके लिए कई सिद्धांत दिए गए हैं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है। लेकिन सीटेड और टेट में दो ही सिद्धांतों से क्वेश्चन पूछा जाता है। संज्ञानात्मक विकास के बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन सीटेट और टेट में दो ही सिद्धांतों को पूछा जाता है। एक जो है हम लोग का जीन पियाजे का सिद्धांत पूछेगा, पियाजे जी का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पूछेगा, और दूसरा हम लोग का वाइगोस्की जी का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पूछेगा। और भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने संज्ञानात्मक क्षेत्र में अपने अपने सिद्धांत दिए हैं, लेकिन उन सभी से किसी से कोई प्रश्न नहीं आता है। प्रश्न कहाँ से आएगा? पियाजे जी का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और वाइगोस्की जी जो कि उन्हीं के शिष्य थे। ठीक है। वाइगोस्की जी का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, समझ में आया? पियाजे जी का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहलाता है। पियाजे जी के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हम लोग संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं, और वाइगोस्की जी के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हम लोग सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहते हैं। उसको सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत क्यों कहते हैं पियाजे जी के थ्योरी को, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं। अभी जानेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। और भी मनोवैज्ञानिक जैसे कि ब्रूनर जी हैं, इन्होंने भी दिया हुआ है।
ब्रूनर जी ने भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, लेकिन इनसे कभी क्वेश्चन नहीं आता है। ये दो से ही आएगा, पियाजे जी और वाइगोत्स्की, बस। और इन दोनों से डिफरेंट भी पूछता है, और इन दोनों का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएगा। ये आप लोग यहाँ पे पियाजे जी इसमें पढ़ रहे हैं, सीडीपी में पढ़ रहे हैं, इससे भी आएगा। आपका लैंग्वेज से भी आ जाएगा, हिंदी से भी आ जाएगा इसमें क्वेश्चन, पियाजे जी से। ठीक है, पियाजे जी और वाइगोत्स्की। मैथ से भी आ जाएगा इससे क्वेश्चन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक चरण करके पढ़ते हैं। पहला चरण है हम लोग का संवेदीय पेशीय अवस्था, इंद्रजनित गामक अवस्था या फिर प्रेरक अवस्था, जिसको हम लोग एक नाम बोलेंगे सेंसरी मोटर स्टेज। 0 से 2 वर्ष, इस स्टेज के बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि इस स्टेज में बच्चों में क्या क्या गुण आते हैं। यानी कि केवल मात्र 0 वर्ष से 2 वर्ष तक की अवस्था में भी बच्चों में बहुत सारे गुण हो जाते हैं। ठीक है, बच्चों में बहुत सारे गुण आ जाते हैं। वो कौन कौन से गुण होते हैं, देखिए। बोल रहा है कि यह अवस्था व्यक्ति के जीवन काल का सबसे प्रथम अवस्था होता है, जन्म के उपरांत, और 2 वर्ष की अवस्था होता है। इस अवस्था में बालक अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा, यानी कि इसको नाम ही सुनिए इसका, इंद्रजनित गामक अवस्था, यानी कि हम लोग की जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उसी के अनुसार बच्चे काम करते हैं। क्योंकि इस समय बच्चों को भाषाई ज्ञान नहीं होता है, शारीरिक रूप से भी बच्चे क्या होते हैं, लाचार होते हैं। तो वो जो है अपने सेंस ऑर्गन का सबसे ज्यादा इसमें प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसका नाम दिया है सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, तो इन ज्ञानेंद्रियों द्वारा अपने आंख, कान, नाक इत्यादि के द्वारा सोचते हैं, समझते हैं। ठीक है, गामक क्रियाएं करते हैं, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज। इस सेंसरी मोटर स्टेज को कल आप लोग को लिंक भेजे थे जो उसमें दिया था। इस सेंसरी मोटर स्टेज को हम लोग 6 भागों में बांट कर देखेंगे कि ये जो 0 से 6 2 वर्ष तक की अवस्था होती है, इसमें बच्चे जो हैं 6 भागों में डिवाइड करेंगे कि हर एक भाग में बच्चों में कौन कौन से गुण आते हैं। ठीक है, चलिए ये वाला हम लोग आज कंप्लीट कर लें, क्योंकि 5:30 हो गया है। आप लोग को किसी को हड़बड़ी नहीं है ना? थोड़ा बड़ा है ये, थोड़ा बड़ा है ये, हड़बड़ी है। सबसे ज्यादा तो हड़बड़ी आपको रहता है। अच्छा चलिए, बताइए अभी तक जो बताएं उसमें डाउट है किसी को? नो मैम। नहीं डाउट है। हम क्वेश्चन करें आप लोगों से अभी तक जितना हम लोग पढ़े? जी मैम। चलिए, गायत्री जी पहले आप बताइए। सबसे पहले आप बताइए कि एक बच्चा जो है वो फील्ड में बहुत तेजी से दौड़ रहा है। ठीक है, बच्चा जो है फील्ड में बहुत तेजी से दौड़ रहा है, तो उसके दौड़ने में किस प्रकार की क्रिया हो रही है? सूक्ष्म गामक क्रिया हो रही है या हम लोग का स्थूल? क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन सी क्रिया हो रही है? सूक्ष्म गामक। सूक्ष्म गामक क्रिया। स्थूल का मतलब, स्थूल का मतलब स्थिर। मैम स्थूल गामक क्रिया हो रही है मैम। स्थूल गामक क्रिया हो रही है। स्थूल का मतलब विस्तृत, जहाँ पे हमारी बड़ी मांसपेशियां काम करती है वो स्थूल गामक क्रिया के अंतर्गत आती है। जहाँ पे, अच्छा पेंसिल से हम लोग लिख रहे हैं अपनी 2 उंगलियों की मदद से, वो सूक्ष्म में आएगा या हम लोग का स्थूल में आएगा? मैम स्थूल में आएगा। ये स्थूल में। अब दौड़ रहा है बच्चा, उसमें उसकी बड़ी मांसपेशियां काम कर रही है, वो भी स्थूल में आएगा। और पेंसिल मैम से लिख हाथ, रहा है वो भी। हाथ भी तो बड़ा मांसपेशी आना मैम। नहीं, पेंसिल से लिख रहा है यानी कि केवल 2 उंगलियों का इस्तेमाल हो अच्छा। रहा है, उसमें बच्चा सूक्ष्म गामक क्रिया कर रहा है। और बच्चा दौड़ रहा है, उसमें उसके पैर के मसल्स वर्क कर रहा है। उसमें बच्चा जो है हम लोग का स्थूल गामक क्रिया कर रहा है, उसमें उसके बड़े पैमाने पर उसके मसल्स काम कर रहे हैं। ठीक है, वो हम लोग का क्या है, स्थूल गामक क्रिया है। तो क्या कहेंगे, स्थूल गामक क्रिया। अच्छा चलिए ये बताइए हम लोग इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी पढ़े थे ना, उसमें हम आप लोग को एक तो प्रत्यागमन का नियम बताए थे। ये प्रत्यागमन का नियम क्या है? लॉ ऑफ रिग्रेशन। प्रत्यागमन का नियम क्या है?
जिनको आता है वो बताइए। विनीता जी चली गई। प्रत्यागमन का नियम क्या है बताइए। प्रत्यागमन का नियम क्या था? किसी को नहीं याद है प्रत्यागमन का नियम? नियम पीछे वाला मैम सब उस आप दिन लोग। क्लास नहीं किया था शायद। चलिए गायत्री जी, पूजा जी, नहीं प्रत्यागमन का याद है। नियम क्या? नहीं याद होने से नहीं, बोलने से नहीं होगा ना। प्रत्यागमन का नियम क्या है? हम बहुत अच्छे से समझाए। क्या है गायत्री जी? मैम हमको भी नहीं याद है। थोड़ा भी नहीं याद है? रिवीजन किया कीजिए आप लोग पीछे वाला। प्रत्यागमन का नियम का मतलब बालक जो है अपने माता पिता के विशेष गुण को छोड़कर किसी निम्न गुण को अपना लेता है, उसको प्रत्यागमन का नियम कहते हैं। यही ना था प्रत्यागमन का नियम। बालक जो है अपने माता पिता के विशेष गुण, जैसे कि माता पिता बहुत तीव्र बुद्धि वाले हैं तो बालक उसके इस गुण को छोड़ दिया और छोड़कर उसका जो सबसे निम्न गुण था उस निम्न निम्न गुण को अपनाया, जस्ट उसके ऑपोजिट, वो हम लोग का क्या कहलाता है? प्रत्यागमन का नियम कहलाता है। चलिए निशांत जी बोले कि मैम उस दिन हम नहीं प्रेजेंट थे। कोई बात नहीं, नहीं प्रेजेंट थे। अब आप जिस दिन प्रेजेंट थे ना, जो चीज हम आपको बताए थे हम वही आपसे पूछे। अच्छा ये बताइए तो निशांत जी, किस अवस्था को बालकों का औपचारिक स्कूली अवस्था कहा जाता है? किस अवस्था को बालकों का औपचारिक स्कूली अवस्था कहा जाता है? पहले से पूछ शैशवावस्था वाला पूछ रहा है मैम। नहीं, हम कहीं से भी पूछ सकते हैं, जरूरी है कि हम शैशवावस्था से ही पूछेंगे? मैम उत्तर पूर्व बाल्यावस्था मैम। उत्तर और पूर्व दोनों ही आ जाएगा? नहीं मैम सॉरी, उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था को प्रारंभिक औपचारिक स्कूली अवस्था कहते हैं। क्यों? इस अवस्था को हम लोग औपचारिक स्कूली अवस्था क्यों कहते हैं? ये क्योंकि इस टाइम पे विद्यालय बच्चे विद्यालय जाना प्रारंभ कर देते हैं मैम। इस उम्र में बच्चे औपचारिक रूप से विद्यालय। आंधी और तूफान की अवस्था किसे कहते हैं पूजा जी? जोर से बोलिए। हाँ, किशोरावस्था को आंधी और तूफान की अवस्था कहते हैं। क्यों कहते हैं किशोरावस्था? बच्चे बहुत ज्यादा मतलब हर चीज के लिए बच्चों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक हर स्तर पर बहुत ज्यादा बदलाव आते हैं। ठीक है, और वो अवस्था इस अवस्था से हैंडल करने के लिए बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, तनाव की स्थिति में रहते हैं, इसीलिए इसको तूफान, आंधी और तूफान की अवस्था कहा जाता है। ठीक है। खिलौनों की आयु किसे जी? खिलौनों की आयु, खिलौनों की आयु किसे कहते हैं गायत्री जी? देखिए आप लोग अगर रिवीजन नहीं कीजिएगा ना तो आगे पढ़िएगा, पीछे भूलते जाइएगा। अभी तो ज्यादा टॉपिक भी नहीं हुआ है, तो अभी ये हाल है। ज्यादा टॉपिक हो जाएगा तो फिर क्या होगा? खिलौनों की आयु शैशवावस्था को कहते हैं। शैशवावस्था में बच्चा खेलता है। नहीं मैम, बाल्य अवस्था को। शैशवावस्था में पूर्वी बाल्यावस्था में हो जाए, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहते हैं। ठीक है। और ये हम लोग प्राक स्कूली अवस्था किसको कहते हैं? प्राक स्कूली अवस्था किसको कहते हैं? हम्म, प्राक स्कूली अवस्था किसको कहते हैं, जल्दी बताइए। प्राक, प्राक, प्राग नहीं, प्राक। क्या क्या होगा आप लोग बताइए? प्राक स्कूली अवस्था। मैम बाल्यावस्था को ही कहते हैं मैम। बाल्यावस्था को नहीं कहते हैं प्राक स्कूली अवस्था।
स्कूल जाने से पूर्व की अवस्था प्राक स्कूलीय अवस्था कहलाती है। प्री स्कूल एज तो उसी को बताया था मैम। हाँ, तो बाल्यावस्था कैसे आ जाएगा? बाल्यावस्था को हम लोग सीटेड में 2 भागों में बांटकर स्टडी कर रहे हैं। जी मैम, पूर्व वाली अवस्था मैम। पूर्व बाल्यावस्था को प्राक स्कूली अवस्था कहते हैं, प्राक्टोली अवस्था भी कहते हैं, और क्या क्या कहते हैं? खिलौनों मैम की अवस्था भी कहते हैं। कहते हैं ना? गैंग अवस्था, टोली अवस्था। चलिए, एक क्वेश्चन है, बताइए तो। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष। हाँ, प्राक स्कूली अवस्था कहते हैं, बच्चे स्कूल जाने की पहले की अवस्था है। प्राक गैंग एज भी कहते हैं, पूर्व प्री गैंग एज। प्री गैंग एज, गैंग बनाने की, बच्चों का अपना कोई ग्रुप सर्कल नहीं होता है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए तो। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन नंबर 2, विकास केवल विद्यालय में होने वाला अधिगम से ही होता है। ऑप्शन नंबर 3, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 4, विकास बहुयामी होता है। बहुयामी होता बहुयामी, है। बहुयामी जिसके बहुत सारे आयाम हो। विकास के बहुत सारे आयाम नहीं है। विकास के है हम लोग मैम। विभिन्न आयाम पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे? नहीं याद है? विकास के विभिन्न आयाम हम लोग पढ़े थे निशांत जी। जी मैम। क्या क्या था? मैम उसमें शारीरिक शारीरिक, विकास, मानसिक, मानसिक विकास, बौद्धिक, ये सब विकास के विभिन्न आयाम हैं। हाँ, तो देखिए, बौद्धिक, एक चीज, एक सामाजिक, एक आर्थिक। ट्रिक, एक ट्रिक और याद रखिएगा, जहां केवल शब्द का प्रयोग होगा वो ऑप्शन ऐसे भी कट जाएगा, केवल। ठीक है, अगर क्वेश्चन हम लोग का पॉजिटिव में है, जैसे कि क्वेश्चन था, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये पॉजिटिव क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, इसमें जो है ऑप्शन हम लोग का था, ऑप्शन क्या था हम लोगों का, कि विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। अभी अभी जस्ट आप लोगों को बताए थे कि विकास की दर जो है, दर और गति जो है, उसमें हम लोग को भिन्नता नजर आएगी। विकास का प्रारूप एक होता है, लेकिन विकास की दर और गति, जैसे कि मेरा बुद्धि और निशांत जी का बुद्धि एक समान हो सकता है? हम दोनों का बौद्धिक स्थिरता एक जैसी हो सकती है? नहीं। ठीक है, पूजा जी हैं, गायत्री जी हैं, इन दोनों शारीरिक रूप से एक समान हो सकते हैं? नहीं। इनकी गति और दर में भिन्नता होती है। हाँ, इनका प्रारूप एक जैसा है, दोनों ही ह्यूमंस हैं, दोनों ही जन्म लेने के मतलब के बाद एक ही क्रम से आगे की तरफ वृद्धि किए हैं। लेकिन दोनों की जरूरी नहीं है कि बौद्धिक क्षमता एक है, दोनों की शारीरिक क्षमता एक है, दोनों की हम लोग की ये भाषाई क्षमता एक है, उस सब में हम लोग का भिन्नता आ गई। तो ये ऑप्शन ऐसे ही कट गया। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है विकास केवल, केवल जहां आए पॉजिटिव में, वो ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा, उसको हटा दीजिए पहले। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। केवल हम लोग विद्यालय में पढ़ेंगे लिखेंगे तो ही हम लोग का विकास होगा। जो बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं उसका विकास नहीं हो सकता है? उसका भी होता है विकास। थर्ड बोल रहा है कि विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। मतलब हम लोग जब बाल्यावस्था में रहेंगे तभी हम लोग का विकास होगा, इसके बाद हम लोग बाल्यावस्था से निकल जाते हैं, किशोरावस्था में बालकों का विकास नहीं होता है। ये भी ऑप्शन हम लोग का गलत है। विकास बहुआयामी होता है, विकास के बहुत सारे आयाम होते हैं। विकास हम लोग का शारीरिक रूप होता है, मानसिक रूप से होता है, सांवेगिक रूप से होता है, ठीक है, संज्ञानात्मक रूप से होता है, भाषाई होता है। विकास के बहुत सारे आयाम होते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, ध्यान से सुनिए। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? पहला ऑप्शन है संवेदिक, संवेदी का मतलब ही हो गया हम लोग का सेंस ऑर्गन के थ्रू। ठीक है, दूसरा है, अरे कहाँ चला गया? एक मिनट।
चलिए, क्वेश्चन था कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है, सीक्वेंस में सजाना है। तो सबसे पहले बोल रहा है संवेदीय, संवेदी में, फिर मूर्त, और मूर्त से बच्चे अमूर्त में जाते हैं, ये पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है अमूर्त, पहला अमूर्त हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा संवेदी, और तीसरा हो जाएगा मूर्त। ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन था। थर्ड ऑप्शन है हम लोग का, बच्चों में पहले मूर्त संप्रत्यय विकसित होगा, फिर अमूर्त संप्रत्यय विकसित होगा, फिर संवेदिक आएगा। ठीक है, ये तीसरा ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन है हम लोग का, बच्चों में पहले अमूर्त संप्रत्यय विकसित होगा, फिर मूर्त संप्रत्यय विकसित होगा, फिर संवेदीय विकसित होगा। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तीसरा नंबर मैम। हाँ, क्या होगा? थर्ड नंबर मैम। थर्ड नंबर? जी मैम, थर्ड पहले नंबर होगा। मूर्त फिर। अभी अभी आप लोग को बताए ना, अभी अभी आप लोग को बताए, हम लोग प्याजे जी का 4 फोल्डर थ्योरी देखे, तो सबसे पहला क्या था हम लोग का चरण, संवेदीय पेशीय सेंसरी मोड। यानी कि बच्चे जो है उस समय शारीरिक रूप से लाचार होते हैं, जी मैम। भाषाई क्षमता नहीं होती है। तो बच्चे पहले किसके थ्रू सारा अपने इन्वायरमेंटल का नॉलेज हासिल करते हैं? अपना संवेदी अंगों के द्वारा ना। हाँ, जी मैम। संवेदी ना। तो सबसे पहला ऑप्शन में क्या आएगा? पहले बच्चों में संवेदिक आता है। ठीक है, पहले बच्चे संवेदिक चीजों से, अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू, अपने इन्वायरमेंटल से सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा आप लोग। सेकंड, हम क्या बोले थे? बच्चों में किसी भी चीज को मूर्त रूप से देखकर ही उस पे किसी भी चीज का संप्रत्यय विकसित होगा, यानी कि मूर्त आ गया सेकंड में। और बाद में किशोरावस्था में आने के बाद बच्चों में अमूर्त संप्रत्यय विकसित होता है, यानी कि बच्चे जब किसी चीज को नहीं भी देखेंगे तो भी बच्चों में उस चीज का संप्रत्यय जो है विकसित हो सकता है, हो जाता है। बच्चे उस पर लॉजिक दे सकते हैं, तर्क कर सकते हैं। ठीक है, अपने ज्ञान का विस्तार उसमें और अधिक बृहद रूप से उसमें बता सकते हैं आपको। तो वो हम लोग का किशोरावस्था में होता है। आया समझ में? अभी अभी जस्ट आप लोग को बताया कि पहले सेंसरी मोटर स्टेज, इसके बाद हम लोग का कॉन्क्रीट स्टेज भी देखिए ना आप, देखिए ना, सबसे पहले सेंसरी आ रहा है, कंक्रीट आ रहा है, कंक्रीट का मतलब ही मूर्त हो गया। और कंक्रीट के बाद हम लोग का फॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है, अमूर्त। नाम दिया हुआ था ना, अमूर्त। पहले सेंसरी, सेंसरी के बाद मूर्त, मूर्त के बाद अमूर्त, ये एक सीक्वेंस है। समझ में आया? जी मैम। ये हम लोग का सीटेड का क्वेश्चन है। ये हम आप लोगों को सीटेड वाला क्वेश्चन सब निकाल के दिखा रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चलिए, एक क्वेश्चन है, बताइए, आंसर दीजिए, ध्यान से पहले क्वेश्चन सुनिए। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? ठीक है, अब इसका आंसर अगर आप लोग सही नहीं दिए तो आप लोग कुछ नहीं सीखे हैं। बच्चों के विकास के व्यक्तिगत विभिन्नता को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? प्रतिरोपित करना का मतलब क्या हो जाएगा हम लोग का? हम्म, एट्रीब्यूट करना होता है प्रतिरोपित करना का मतलब। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है केवल अनुवांशिकता पर। ऑप्शन नंबर 2 है केवल पर्यावरण पर। ऑप्शन नंबर 3 है ना अनुवांशिकता पर और ना ही पर्यावरण पर। और ऑप्शन नंबर 4 है अनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। क्या होगा? फोर्थ जोर से नंबर। बोलिए। 4 नंबर, अनुवांशिकता और पर्यावरण के पारस्परिक, यानी कि इन दोनों के संयोग से ही बच्चे का विकास जो है, व्यक्तिगत विभिन्नता जो है बच्चों में हम लोग का पोषित होती है। नहीं समझ में आया निशांत जी क्वेश्चन? आया मैम। हाँ, इसका आंसर क्या होगा? आया मैम। इसका मैम, आंसर क्या पर्यावरण होगा? और हेरिडिटी, एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी दोनों दोनों के कारण भिन्नता दोनों, आती है मैम। हाँ, दोनों के कारण, दोनों के कारण होता है। चलिए, ले भाई गोस की तो आप लोग को हम अभी पढ़ाए नहीं है, जो उससे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, अधिगम पढ़ाए नहीं है। चलिए, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जितना पढ़ाए हैं उसको आप लोग रिवीजन करते रहिए।
जितना भी हम पढ़ाए हैं उसको आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। चलिए जी क्लास मैम। ऑफ कर दें, कुछ पूछना है? नो मैम। ठीक है, फिर क्लास ऑफ करते हैं। थैंक यू मैम।